हाँ जी, सॉरी लाइट चले गई थी। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था भैया, 3 लोग हैं जिनको सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। पहला था इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू। अगर आप प्रीवियस ईयर में एज अ मेंबर ऑफ क्रू इंडिया के बाहर जा रहे हो, आपको सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अगर आप इंडियन सिटीजन हो जो इंडिया के बाहर जा रहे हो प्रीवियस ईयर में फॉर एम्प्लॉयमेंट, चाहे जॉब करने जा रहे हो चाहे बिजनेस करने जा रहे हो इंडिया के बाहर, आपको सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा था इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर जा रहा है काई के लिए, सॉरी जो इंडिया में आ रहा है फॉर विजिट, मिलने को इंडिया में आ रहा है, किसी भी पर्पस के लिए विजिट हो, पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है। ये 3 लोग हो आप तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप ये 3 टाइप के लोग अगर इंडिया में रेसिडेंट होना चाहते हैं तो उनको 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा। मतलब अगर ये 181 डेज या उससे कम टाइम के लिए इंडिया में है तो भैया ये रेसिडेंट नहीं हो सकते। अब ये जो थर्ड वाले लोग हैं ना, कौन, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं बाद में। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनके लिए एक जबरदस्त अमेंडमेंट आया है, फाइनेंस एक्ट 20 ने लाया हुआ है। मैं चाहता हूं ये अमेंडमेंट आप एक बार पूरा ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपको ये अमेंडमेंट डिकोड करता हूं। ये अमेंडमेंट वैसा नहीं है जैसा आपके बुक के अंदर मॉड्यूल के अंदर दिया होगा या फाइनेंस एक्ट 20 में दिया है। इसको मैंने बहुत पार्ट में डिवाइड कर करके आपको दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, आसानी से समझने के लिए पूरा कवर्ड है। आप एक बार पूरा शांति से पढ़ो। सर इसमें 60 डेज वाली चीज को 120 कर दिया है जी, एक बच्चे ने बोला, श्रुति ने बोला शायद, सर। रितिका ऋतिका बोल रही है कि सर 60 डेज को 120 किया है। ठीक है, रुकते हैं इस पे, आप पढ़ो आराम से पढ़ो, डिकोड कर लोगे आप ही, मैंने इतने सिंपल तरीके से बता दिया उसको। तो टाइम वेस्ट मत करो ना, हमको पढ़ा दो। नहीं बेटा आपने पढ़ना चाहिए पहले। चलिए देखो सुनो क्या बोल रहा है। हाउएवर, मतलब ये थर्ड कंडीशन तो दिया है बट ये थर्ड कंडीशन में भी कुछ क्लॉजेस लेके आ गए। हाउएवर, इंडियन सिटीजन हो आप या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, मतलब इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये 2 लोगों के ही लिए, मतलब पहले और दूसरे एडिशनल कंडीशन सेम टू सेम है, उसमें कोई दिक्कत, सॉरी पहला और दूसरा एक्सेप्शन सेम टू सेम है। ये जो अमेंडमेंट है ये काय के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ ये थर्ड पॉइंट के लिए। इंडियन सिटीजन हो आप या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जिसका टोटल टैक्सेबल इनकम, एग्जम्प्ट वाला इनकम नहीं, टैक्सेबल वाला इनकम जो इंडिया में टैक्सेबल है, सेक्शन 10 में जो एग्जम्प्ट इनकम है उनको छोड़ दो, अगर उनका टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन ₹15 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर उनका टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल वाला, अगर उनका टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख है, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स की इनकम के अलावा, क्या बोल रहा है ये, अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जिनका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 lakhs ड्यूरिंग 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 रुको 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 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, एक्सीडिंग है वो, ठीक है ना, एक्सीडिंग है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है वहां पे, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। इसका मतलब क्या है, आपको क्या बोला है, हैविंग टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा का, कौन सा टोटल इनकम, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अदर देन बोलो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। इसका मतलब क्या, फॉरेन सोर्स की इनकम के अलावा, मतलब इंडियन सोर्स वाली इनकम, मतलब इंडियन सोर्स वाली इनकम। अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जिसकी इंडियन सोर्स की इनकम, मतलब सिंपल सी बात है जिसकी इंडियन इनकम, और वो भी कौन सी, सिर्फ टैक्सेबल वाली, सिर्फ टैक्सेबल वाली इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। ये रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे इफ पहला पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज। मतलब अगर आप 182 डे वाली कंडीशन फॉलो करते हो तो बात ही खत्म है, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता, आप रेसिडेंट रहोगे। और he has been in India during last 4 previous year for 365 days and for greater than 120 days in the previous year, in the previous year।
अब इसका मतलब क्या हुआ? वो सर फॉरेन सोर्स मतलब क्या रहता है, वो सब नीचे दिए हुआ है। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन हो या आप इंडियन ओरिजिन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, जिसका इंडियन इनकम, इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख के ऊपर है, ठीक है, तो आपको पहली कंडीशन तो वैसी की वैसी है। ये जो लिखे हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है? पहली कंडीशन है, पहली बेसिक कंडीशन है। और दूसरा जो पॉइंट है, ही हैज बीन इन इंडिया लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज एंड फॉर 120 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। मतलब क्या है? देखो वापस से सेकेंड बेसिक कंडीशन याद करो। पहला बेसिक कंडीशन था 182 डेज, ये वैसे का वैसे है। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या था? प्रीवियस ईयर में 60 डेज या मोर और लास्ट 4 ईयर में 365 डेज। सिंपल एक चेंज किया इन्होंने, लास्ट 4 ईयर वैसे का वैसा है, इस साल में 60 की जगह 120 कर दिया। मतलब क्या है? देखो सर, और ये जो क्लॉज है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है। मतलब वो लोग जिनका इनकम इंडियन सोर्स से 15 लाख से कम है, जो वो लोग जिनका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख या उससे कम है, उनको ये चीज एप्लीकेबल ही नहीं है। देखो समझो बात को, बहुत गहराई है, बड़ा बहुत गहराई है। यही एक चीज है, नहीं तो पुराने वीडियो एज इट इज रिकॉर्डेड दे देता था। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या? ये जो पॉइंट है ना, देखो अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, अगर आपका इंडियन सोर्स से इनकम लेस देन 15 लाख है तो, और आप इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हो, तो आपको सेकेंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल है भैया, खत्म। क्योंकि वो जो अमेंडमेंट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? उसके लिए जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अब देखो बात को, ये तो सेम है, एज इट इज सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज काय में है? उन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए जिसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उसके लिए क्या बोला है। अब अपने केस में क्या था, अपन ने क्या पढ़ा था? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विजिट पे इंडिया में आ रहा है, उसको सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। बट इन्होंने क्या बोला कि नहीं 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 रुको, तुमको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ये तो लगेगा ही, ऑब्वियसली बात है सर, जिसका 15 लाख से कम है उसको भी फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगता। इनको बोला कि नहीं नहीं, तुम्हारे को सेकेंड बेसिक कंडीशन भी लगेगा, सेकेंड बेसिक कंडीशन भी लगेगा, बट प्रीवियस ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में ग्रेटर देन इक्वल टू 120 डेज एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 365 डेज। मतलब चेंज क्या आया है? ये चेंज है भाई। अगर आपका इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपकी जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है ना, वो आपको अब अप्लाई होंगी, बट वहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया कि चलो ठीक है, 60 की जगह करंट ईयर में 120 डेज रह लो। मतलब अगर आप 119 दिन रहते हो, कितना? 119 डेज, तो आप कौन हो? अगर आप नॉन रेसिडेंट हो। अरे आप नॉन रेसिडेंट हो भैया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसको डिकोड करते, बहुत खींचने वाला हूं मैं, इसको पूरा तोड़ डालूंगा, खत्म कर डालेंगे, कच 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 ऑपरेशन कर लेंगे। देखो अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जिसका इनकम 15 लाख या उससे कम है, तो इनको सेकेंड बेसिक एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट बेसिक एप्लीकेबल है। मतलब क्या है? ये रेसिडेंट तभी रहेंगे, मैं बात कर रहा हूं उन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। ये लेक्चर एक और बार देखना बाद में रिकॉर्डेड में, तब पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और तब लिख लेना जो बातें मैं बोल रहा हूं। अभी लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, अभी पूरा ध्यान से सुनो। अनलिमिटेड व्यूज दिए हुए आपको। अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जिसका इनकम 15 लाख या उससे कम है, तो उनके लिए जो अमेंडमेंट आया वो एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब नॉर्मल जो पहले था, पहले क्या था कि उनको सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं थी,
सेम है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई आदमी है जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया में विजिट पे आ रहा है, वो इंडिया में रेसिडेंट तभी रहेगा जब वो इंडिया के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा है। मतलब ये लोग 181 डेज तक इंडिया में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, काम करो, रहो, कितने दिन? 181 डेज तक। आपको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, आपको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। आप कौन रहेंगे? नॉन रेसिडेंट रहेंगे, 181 डेज तक इंडिया में रहो। अब वो लोग जिनकी इनकम 15 लाख या उससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, इनको बोला पहली बेसिक कंडीशन। अच्छा मेरे को बताओ, ये वो इंसान जिसका इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वो 183 डेज इंडिया में है। कितने दिन? 183 डेज इंडिया में है। तो कौन रहेगा सर? वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता। सर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता, बात खत्म। अगर आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 182 डेज इंडिया में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, आप हमेशा रेसिडेंट रहोगे। हाँ कि नहीं? दूसरा पॉइंट, आप 182 डेज इंडिया में नहीं हो, आप इंडिया में हो 119 डेज, 119 दिन। आप कौन हो? आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडियन इनकम, ठीक है ना? और आप 119 डेज, 119 दिन इंडिया के अंदर रह रहे हो। कितने दिन? 119 डेज। तो बताओ, फर्स्ट बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करते। इनके लिए जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो सब्स्टिट्यूट हुई भी है। क्या सब्स्टिट्यूट हुई भी है? कि लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज मान के चल लो थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और करंट प्रीवियस ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 या उससे ज्यादा। कितने दिन है? 119 दिन। ना फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा ना सेकंड, तो कौन है ये? नॉन रेसिडेंट है। अब इसका मतलब 181 डेज पे यहां पे नॉन रेसिडेंट हो जाते जिनकी इनकम 15 लाख से कम है। इसका मतलब क्या है? वो इंडियन सिटीजन जिसकी इनकम 15 लाख रुपए या उससे कम है, तो वो 181 डेज तक इंडिया में रह सकता है और फिर भी वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। मतलब उसकी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, बराबर। बट अगर आपकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आप सिर्फ 119 दिन इंडिया में रहो। 119 से ज्यादा दिन इंडिया में रहे ना तो आप रेसिडेंट रहोगे भैया। 120 दिन या उससे ज्यादा रहे तो आप सेकंड बेसिक कंडीशन में फंस जाओगे। इसका मतलब क्या किया? वो लोग ये आवाज बंद कर दो, मैं आज मूड में नहीं हूं आपकी बकवास सुनने के, ठीक है? अपने आप को म्यूट कर दो, नहीं तो क्लास छोड़ के चल जाओ, रिकॉर्डेड देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा। वो लोग जो पहले क्या, अगर ये पॉइंट आता नहीं था, ये पॉइंट तो अभी आया ना भाई, ये वाला देखो, ये वाला जिसको मैं ग्लिटर कर रहा हूं ना, ये वाला पॉइंट अभी आया हुआ है। पहले क्या हुआ करता था? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा भी है, तो वो लोग 181 डेज तक इंडिया में रह सकते थे और फिर भी वो नॉन रेजिडेंट रहते थे। बट अब उनको क्या बोल दिया? नहीं 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 नहीं, आप अब सिर्फ 119 दिन तक इंडिया में रह सकते। 120 दिन रह लिए तो तुम रेसिडेंट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इनको सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल कर दी बाय दिस अमेंडमेंट। बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया। क्या? 60 के जगह पे 120। नहीं तो पहले कैसा था? अगर ऐसा नहीं करते थे, ये 120 नहीं करते थे, तो लोग जब बिल आया था ना तो वहां पे 60 था, तो लोग क्या बोलते थे? अरे बाप रे 59 डेज, थोड़े सिर्फ 59 डेज। अब वो सोचो ना, अरे वो लोग देखो, ये लोग कौन है? ये इंडिया में नहीं रहते, ये इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनका बिजनेस इंडिया के बाहर है। ये इंडिया में 59 डेज, 60 डेज भी रह लिए तो भी ये रेसिडेंट हो जाते थे। बोले अरे बाप रे, लोगों में बहुत नाराजगी हुई थी बड़ा ये चीज के लिए। जब ये बिल पास हुआ था ना, या बिल आया था ना, तब बहुत लोग नाराज थे, बहुत लोग। अभी आगे आएगा, बताऊंगा, टैक्स ट्रीटी वाला मजा आ जाएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर, लॉजिक के साथ में, खटखट खटखट। चलो, हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये लिख लेना, जो वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बाद में तब जाके आप यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि ये चार्ट मैं बनाया नहीं, मैं डाला नहीं इसमें। अब एक और पॉइंट निकाला सर, इनकम। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट बेटा। हाँ,
लिखो लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब देखो क्या हो गया सर, तुमने बताया नहीं फॉरेन सोर्स मतलब क्या रहता। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मतलब इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज हो रही है, एंड विच इज नॉट डीम्ड टू बी अक्रूज और अराइज इन इंडिया एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये क्या है? ये मैं आपको जब इनकम पढ़ाऊंगा ना, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी सुन लो सिर्फ ये बात कि भैया फॉरेन इनकम में वो इनकम आती है जो लिखा है इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज हो रही है, एंड विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब क्या है, आगे चल के पढ़ेंगे सेक्शन 9 बोलता कि भैया ये इनकम कुछ इनकम्स की कैटेगरी देता है और बोलता है कि ये इनकम चाहे इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, हम सेक्शन 9 में मानेंगे कि ये इनकम इंडिया में अक्रूड है। तो यहां पे बोलते हैं फॉरेन इनकम मतलब वो इनकम जो इंडिया के बाहर अक्रू एंड अराइज हो रही है, एंड जिनको हम मान भी नहीं रहे कि इंडिया में अक्रूड है, विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 9। लिख लेना एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब ये पहला और ये दूसरा। एक्सेप्ट पहला और दूसरा मतलब ये जो पहला और दूसरा है ना, इसको क्या मानेंगे? अरे भैया देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेन सोर्स की इनकम का मीनिंग, और उसका ये एक्सेप्शन है। मतलब ये जो दो इनकम है ये फॉरेन सोर्स से नहीं है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा। अब फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा मतलब क्या है? इंडियन इनकम मानी जाएगी। सिंपल है भाई, ये सिंपल है। देखो इतने प्यारे तरीके से दे देना, ठीक है। हाँ, अब एक और नया कंसेप्ट आया, सेक्शन 6(1)(a। ये सेक्शन का नाम याद रखना, रिमेंबर, याद रखना। 1 बड़ा ए है क्योंकि अमेंडमेंट से आया हुआ है, ठीक है। डीम्ड रेसिडेंट मतलब डीम्ड रेसिडेंट है। डीम्ड मतलब क्या होता है? अरे बोलो बे, मानेवा। ये रेसिडेंट है नहीं, अभी जो नीचे पढ़ने वाले हैं ना, ये बंदा रेसिडेंट नहीं है, बट हम मानेंगे कि तू रेसिडेंट है। हम मानेंगे कि तू रेसिडेंट है। क्या बोलता है? एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, having total taxable income other than income from foreign source greater than 15 लाख during previous year। वही बात है, अगर इंडियन सिटीजन है जिसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, कहां से? इंडियन सोर्स से। ब्रैकेट में लिखा है ना अदर देन फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन सोर्स से। एंड पढ़ो ये थर्ड वाला पॉइंट, he is not liable to pay tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। क्या बोल रहा है मालूम है क्या? अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, क्या बोल रहा हूं मैं? वापस बोलो मेरे साथ, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, एंड ये सुनो, एंड जो अपने कंट्री में, मतलब जिस भी कंट्री में वो काम करता, जैसे मान के चल लो इंडियन सिटीजन है, वो चले गया दुबई में, वो चले गया सिंगापुर में, कहीं पे भी गया, कहीं पे भी गया, ठीक है ना। और वो कंट्री में, जो भी कंट्री में वो रहता है, वहां पे टैक्स नहीं पे करता। He is not liable to pay tax in any other country। अगर इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया के बाहर रहता, बाहर पैसे कमाता, बट वहां पे टैक्स नहीं भरता, he is not liable to pay tax in any other country or territory
बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस की वजह से, और कोई भी क्राइटेरिया हो सिमिलर नेचर का, हमको फर्क नहीं पड़ता। देखो आप इंडियन सिटीजन हो क्या, आप इंडियन सिटीजन हो, हाँ, Yes, sir. और आप इंडिया के इंडियन सोर्स से, आप रहते इंडिया के बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी इंडियन सोर्स से जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है क्या, बोले हाँ है। क्या आप अपने देश में टैक्स भरते हो जिस देश में आप रहते, बोले नहीं, ठीक है, तुम वहां नहीं भरते ना, इधर भरो, तुम उधर नहीं भरते ना, हम तुमको यहाँ का रेसिडेंट मान लेते, हम तुमको डीम्ड रेसिडेंट है। आप कौन से रेसिडेंट हो, डीम्ड रेसिडेंट। समझ रहे बात को, अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आपकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडियन सोर्स से मतलब इंडिया की इनकम, ठीक है ना, Yes, sir. तो आप कौन हो भैया, आप हो Density. इंडियन सिटीजन। अगर आप अपने कंट्री में, जो कंट्री में काम कर रहे हो वहां पे टैक्स नहीं भरते, तो ही शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर। अब दो नोट दिए हुए, डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 61A, 61 बड़ा वाला ए, वुड ऑलवेज बी नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 66, ठीक है ना। ये जो डीम्ड रेसिडेंट मानेंगे तुमको, बट आप कौन रहोगे, आप रहोगे हमेशा RNOR। तो यहां पे लिख लेना ऑलवेज RNOR रहेंगे, ठीक है। नोट, प्रोविजन ऑफ डीम्ड रेसिडेंट नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर। देखो कितना बेवकूफ वाला नोट दिए भाई, ये बेवकूफ वाला नोट दिए भाई। क्या बोलते मालूम है, डीम्ड रेसिडेंट की प्रोविजन उस आदमी को नहीं लगती जो ऑलरेडी इंडिया में रेसिडेंट है। मतलब कोई आदमी है, ऐसा एक इंडिविजुअल है जो इंडिया के बाहर रहता है, बट इंडियन सोर्स से उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, वो अपने कंट्री में टैक्स भी नहीं भरता, वो इंडिया में 200 दिन रह रहा, तो वो कौन हो गया, रेसिडेंट। अब वो रेसिडेंट है तो उसको मानने की जरूरत है क्या, नहीं। अरे भाई मानते किस चीज को, अपन जो अपनी नहीं है उसको मानेंगे ना, ठीक है ना। अब ये मेरी बीवी है तो ये मेरी बीवी है, इसको मानू क्या मैं, अरे मानना क्या सर है। अब ये रेसिडेंट है तो रेसिडेंट है, समझे क्या बात को। एग्जाम्पल, मानना किसको पड़ता, जो नहीं रहता। जैसा लोग भाई, मानेवा भाई रहता बचपन में, आप स्कूल के अंदर राखियां बांधते थे, जो लड़का ज्यादा परेशान कर रहा, तुमको अच्छा नहीं लगता तो राखी बांध दिया, बराबर ना। तो हाँ, तो वो मानेवा भाई है। अब मेरी बहन बोलती है मेरा मानेवा भाई है, अरे ये मेरा भाई है तो मानेवा काय को, तो वैसे ही बोले हुआ है कि भैया डीम्ड रेसिडेंट की प्रोविजन रेसिडेंट को एप्लीकेबल नहीं है। अब आदमी रेसिडेंट है तो उसको वापस रेसिडेंट मानने की प्रोविजन क्यों लगाएंगे हम, समझ रहे हो बात को। पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार आराम से बढ़िया में। अब इसमें ना मेरे को एक और पॉइंट आपको बताना है डीम्ड रेसिडेंट का, बट मैं आपको इस स्कोप ऑफ टोटल इनकम खत्म होने के बाद में बताऊंगा। मैं जब आपको इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम समझाऊंगा ना, वो खत्म होने के बाद में पूरा बताऊं, नहीं तो टॉपिक अननेसेसरीली बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर है, बस 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 बस, हाँ। अब देखो क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इसको बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। अपन ने बेसिक कंडीशन तो देख लिया, अब अपन देखते हैं एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशन क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज वन हु सैटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 66। ये सेक्शन 66 है, ठीक है ना, अरे ठीक है। क्या बोलता है कि भैया आप RNOR कब रहोगे, अगर आप कोई भी एनी वन, ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं आप RNOR हो। मतलब आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो आप ROR हो, ठीक है। पहला कंडीशन है
इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 9 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, पिछले 10 साल से, अपन कौन सा प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, 2021, 2021 के पहले के 10 साल निकाल लेना बैठ के, ठीक है। वो 10 साल में से कोई भी 9 साल में आप नॉन रेसिडेंट हो, तो सॉरी, पिछले 10 साल में से कोई भी 9 साल में आप कौन हो, नॉन रेसिडेंट हो। आप कौन हो, नॉन रेसिडेंट हो, तो आप हो गए RNOR। तीनों में से देखो, एनी वन कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर लिए तो आप कौन हो गए, RNOR, ठीक है। इसको पहले मैं ना थोड़ा अलग पढ़ाता था पिछले अटेम्प्ट तक, बट इस अटेम्प्ट में इतने चेंजेस आ गए कि इसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदल दिया। अब इसका मतलब क्या, ये कहना ये चाह रहा है कि लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स में एनी 9 प्रीवियस ईयर आप कौन होना चाहिए, आप नॉन रेसिडेंट होना। मतलब प्रीवियस ईयर अपना है 2021, ठीक है ना, मतलब प्रीवियस ईयर 1920, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, कितना हो गया, 6 हो गया, 13-14, 12-13, 11-12 हो गया क्या, 10, 9 नहीं, 10-11 बराबर। आप ये 10 सालों का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लो, वो बंदे का जो रेसिडेंट है। अरे देखो, पहले आप क्या करोगे, बेसिक कंडीशन लगाओगे, पता करोगे रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो एडिशनल कंडीशन लगाओगे, देखोगे कि भैया ROR है या RNOR है। तो क्या बोल रहा है, ये 3 कंडीशन है, तीनों में से एक भी सेटिस्फाई कर लिया आप RNOR। और ये अपनी कंडीशन क्या बोल रही है, ये आप लास्ट 10 ईयर्स है ना, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स, इसमें से कोई भी एनी 9 प्रीवियस ईयर में आप नॉन रेसिडेंट रह गए तो आप कौन हो गए, RNOR हो गए। आप कौन हो गए, आप हो गए RNOR, नॉट ऑड एनीवन बोला है ना। हाउ, इसका मतलब अगर आपको ROR होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे 10 साल 10 रेजिडेंट हो। अरे सुनो नलायको, 10 में से कोई भी 9 साल में आप नॉन रेसिडेंट रहे तो आप RNOR हो, बराबर बराबर। 2 साल लगे सर 10 साल में से 9 साल आदमी नॉन रेसिडेंट रहा तो क्या हो गया, RNOR होगा, बराबर। ध्यान से सुनना। और 10 साल में से 8 साल वो नॉन रेसिडेंट रहा तो RNOR होगा क्या, नहीं, मिनिमम 9 साल होना ना, एनी 9 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप एनी 2 प्रीवियस ईयर्स में रेसिडेंट हो तो आप ROR बन सकते। अरे हाउ कि नहीं यार, देखो ना यार क्या बोल रहा है, पिछले 10 साल में से कोई भी 9 साल में आप नॉन रेसिडेंट रहो तो आप RNOR हो जाओगे, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, 1 साल रेजिडेंट, 1 साल आप रेसिडेंट हो सकते, मैक्सिमम 1 साल। बट अगर 2 साल आप रेसिडेंट हो गए तो आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे। अरे देखो ना, सोचो, अगर कोई आदमी पिछले 10 में से 2 साल रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट कितने साल रहेगा, 8 साल, 8 साल ना, 8 साल वो नॉन रेसिडेंट है। इसका मतलब क्या है, मतलब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब वो RNOR नहीं है। और अगर RNOR नहीं है तो आप कौन रहते, ROR। मतलब अगर आपको RNOR होना है तो आपको 10 में से 9 साल में, और अगर आप किसी भी 2 साल में रेसिडेंट हो तो आप ROR हो सकते बरा, हो सकते। क्यों, क्योंकि RNOR होने के लिए ये 2 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते। पहला किया तो भी आप RNOR हो गए, पहला नहीं किया दूसरा किया तो भी आप RNOR हो गए। अरे हाउ कि नहीं, मतलब अगर कोई आदमी है जो पिछले 10 में से 2 साल रेसिडेंट है तो क्या मैं बोल दूं पक्के में कि वो ROR हो गया, नहीं सर, सेकंड कंडीशन भी देखना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन क्या है पता है आपको, सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड एडिशनल कंडीशन ये है, एडिशनल कंडीशन कि भैया आप लास्ट
7 प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। मतलब लास्ट 7 प्रीवियस ईयर क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेके यहां तक आप अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 730 डेज इंडिया में हो तो वो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको अगर RNOR बनना है ना, अगर आपको RNOR बनना है, अच्छा कोई भी आदमी RNOR कब बनना चाहेगा, क्यों बनना चाहेगा, क्योंकि सर RNOR को थोड़ा कम टैक्स लगता है, थोड़ी फॉरेन इनकम पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही फॉरेन इनकम पे टैक्स लगता है। तो बोलते हैं अगर लास्ट 7 ईयर्स में आप लेस देन 730 रहे तो ROR बन जाओगे। 729 डेज अगर आप इंडिया में हो, 729 या उससे कम आप इंडिया में हो तो आप RNOR हो। क्या बोलता है दूसरा कंडीशन, अगर 729 डेज या उससे कम आप इंडिया में हो तो आप RNOR हो। क्लियर है क्या? पहला कंडीशन क्या बोलता, पिछले 10 में से कोई भी 9 साल में आप नॉन रेसिडेंट होना, पिछले 10 में से कोई भी 9 साल में आप नॉन रेसिडेंट होना। दूसरा कंडीशन बोलता पिछले 7 साल में आपका जो स्टे इन इंडिया है वो लेस देन 729 डेज होना, तो आपको नो RNOR। ठीक है, इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन इन इंडिया फॉर 729 डेज और लेस ड्यूरिंग लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, पिछले 7 साल में आप 729 डेज या उससे कम इंडिया में होना। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है, अगर आप 730 डेज या उससे ज्यादा आप इंडिया में रहे तो ROR हो। ठीक है ना? तो सर ऐसे तो 2 साल हो गए ना, 730 डेज मतलब। बहन रुक जाना, नहीं नहीं ऐसे नहीं रहता। 730 मतलब 2 साल नहीं लेना, कभी कभी लीप ईयर आ गया तो 731 हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप। ठीक है, अब देखो क्या एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन क्या है, RNOR रहेंगे आप, ये अपन पढ़ रहे हैं एडिशनल कंडीशन, ये आप ध्यान से बाद में लिख लेना, अभी मत लिखो, अभी सुन लो सिर्फ एडिशनल कंडीशन। आप RNOR हो, RNOR कब रहते, जब एनी वन सेटिस्फाई करते। अरे हो कि नहीं, मतलब ROR बनने के लिए नो एडिशनल कंडीशन शाल बी सेटिस्फाइड, बराबर। अरे हाउ या नहीं यार, अरे यार देखो आप RNOR को क्या लिखा है वहां पे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ यू सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन। तो ROR बनने के लिए क्या है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई मत करो। पहला कंडीशन क्या था, Any of the 9 previous year out of लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में, एनी 9 प्रीवियस ईयर में आप नॉन रेसिडेंट। मतलब क्या है, आदमी अगर 10 में से कोई भी 9 साल में कोई भी एनी 9 ईयर्स, एनी 9 प्रीवियस ईयर, एनी 9 प्रीवियस ईयर्स में आप नॉन रेसिडेंट हो तो आप RNOR हो जाओगे। दूसरा कंडीशन क्या था भैया, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स में लेस देन इक्वल्स टू 729 डेज, बराबर ना। अब पहली कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लिए, सुनो ध्यान से सुनना, अगर आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए तो आप कौन हो गए, RNOR। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए तो आप RNOR हो सकते क्या, जी हाँ, अगर आप दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते। ठीक है, अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना मतलब क्या है, पहली कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन, लास्ट 10 ईयर्स में से कोई भी 9 साल में आप नॉन रेसिडेंट हो, बराबर ना। मतलब लास्ट 10 के जगह, लास्ट 10 में 9 के जगह अगर आप 8 साल के लिए नॉन रेसिडेंट रहते हो तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अब 10 में से 8 नॉन रेसिडेंट रहे तो नहीं चलेगा। 10 में से 8 नॉन रेसिडेंट रहना, इसको मैं दूसरे सेंस में बोल सकता हूं 10 में से 2 में रेसिडेंट रहना। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं रेसिडेंट इन एनी
2 previous years in last 10 previous years, बराबर। अब यहां पे बेसिक कंडीशन में सॉरी एडिशनल कंडीशन में RNOR में और लिखा है, एक तो पहला सेटिस्फाई करो और दूसरा सेटिस्फाई करो। पहला किया या दूसरा किया। अब दूसरा क्या बोलता, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 729 डेज या उससे कम रहे तो आप RNOR हो जाओगे। मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करना मतलब क्या है, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 730 डेज। अरे बराबर ना यार, 729 डेज या उससे कम रहे इंडिया में तो आप RNOR हो। मतलब आप RO ये कंडीशन सेटिस्फाई कब नहीं करोगे, जब आप लास्ट प्रीवियस ईयर 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में हो तो आप कौन हो, ROR। यहां पे और था, मतलब पहली सेटिस्फाई करो या दूसरी सेटिस्फाई करो, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई करो आप RNOR हो जाओगे। बट ये जो कंडीशन है ना ROR के लिए, ये दोनों की दोनों है, एंड है यहाँ पे एंड है। मतलब आप पिछले 10 साल में से 2 साल में रेसिडेंट होना प्लस आपका लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स में जो स्टे इन इंडिया है वो 730 डेज या उससे ज्यादा होना। अगर ये दोनों भी कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप ROR हो। समझे क्या? यस सर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया बट मजा आएगा इसमें, क्योंकि ये कंसेप्ट ही वैसा है। अब ये बुक में दिया हुआ है उन्होंने और ये मैं पढ़ाता हूं। मैं इस बार आपको यहां से शुरुआत किया, यहां पे लेके गया, हमेशा मैं ये स्किप कर देता हूं। तो देखो आप ROR कब रहोगे, सुनो रटना क्या है, रटना ये है, याद ये रखना है। ROR कब रहते, ये देखो सुनो 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 सुनो, बुक में बताया उन्होंने कि RNOR कब रहते। अपन RNOR कब रहते ये याद नहीं रखने वाले, अपन याद रखने वाले आप ROR कब रहते। ROR के लिए दोनों कंडीशन दी हुई है, बीच में लिख दिया एंड। अगर आप ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप ROR हो। आप दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप ROR हो। दोनों में से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो आप कौन हो गए, RNOR। आप कौन हो गए, RNOR। तो अपन नहीं पढ़ेंगे RNOR काय को बोलते, अपन बोलेंगे ROR काय को बोलते। और एग्जाम में भी ये लिखना, ये सिंपल है, क्या है बताता हूं। लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स में से कोई भी 2 साल में अगर आप रेसिडेंट रह लिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, कौन सी, एडिशनल। दूसरी एडिशनल कंडीशन है लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज या उससे ज्यादा आप इंडिया में रहे तो आप ROR हो। और आपको दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती, ये दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ही आप ROR रहोगे। दोनों में से एक भी एडिशनल कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो आप RNOR बन जाओ। क्या मैं क्लियर हूं? क्या मुझे प्यार है? हाँ है क्लियर है। दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो। अपन ने ये बुक के अंदर दिए हुआ है, ठीक है, ये अपन नहीं पढ़ेंगे, ये कंडीशंस पढ़ेंगे। तो क्या है, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स में से आप रेसिडेंट हो। आप सर रेसिडेंट मतलब कौन सा, अरे बच्चे पूछते रेसिडेंट मतलब सर कौन सा, ROR के RNOR। तो यहाँ पे ये रेसिडेंट है कि नहीं है ये देखने के लिए अपने को सिर्फ उसको बेसिक कंडीशन देखना है। मतलब यहाँ पे एडिशनल कंडीशन मत लगाना, रेसिडेंट रह गया तो बात खत्म, छोड़ दो, इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, मेरे को वापस से बताना। ROR बनने के लिए पहली कंडीशन है लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में एनी 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट, ठीक है ना। मैंने रेसिडेंट बोला, अब रेसिडेंट मतलब यहां पे लिख लेना चेक ओनली बेसिक कंडीशन, यहां ये लिखना है आपको, चेक ओनली बेसिक कंडीशन, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बोला लास्ट
7 प्रीवियस ईयर में ग्रेटर देन इक्वल टू 730 डेज इंडिया इन इंडिया, बराबर। और ये दोनों की दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो ही आप रेसिडेंट हो। अगर आप दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो ही आप रेसिडेंट हो, एंड है, ठीक है ना। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया आपने, आप बन जाओगे RNOR। यहां लिखो ROR if both conditions are satisfied, RNOR if any one condition is not satisfied। बेटा एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप RNOR हो, सिंपल। एनी वन कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करते, अरे मतलब क्या, एक भी नहीं किया मतलब एक किया एक नहीं किया, या दोनों की दोनों नहीं किया, तो आप RNOR हो। क्लियर है क्या? हाँ, अब सुनो बात ध्यान से। RNOR एक और टाइप के लोग होते हैं। RNOR कौन है? वो आदमी जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, या जो हमने डीम्ड रेसिडेंट देखा था ना, डीम्ड रेसिडेंट। सेक्शन नंबर बताओ डीम्ड रेसिडेंट का, सेक्शन 6(1)(a). वहां पे बोला गया था कि भैया जिस आदमी को हमने डीम्ड रेसिडेंट है, जो आदमी को हमने रेसिडेंट माना है, वो हमेशा RNOR रहेगा। तो जो आदमी डीम्ड रेसिडेंट है, क्या उसको ये कंडीशन लगानी पड़ेंगी मेरे को? ये ऐसा चिल्लर धंधे, अरे नहीं 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 नहीं, वो ROR रह ही नहीं सकता, वो सीधा RNOR रहेगा, वो सीधा RNOR रहेगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? ये वापस एक बार आपको रिपीट करवाऊंगा मैं आपको, रुक जाओ अभी, ठीक है। देखो ये सर दिया है ऐसे, अब सर ऐसा क्यों दिया तुमने? क्योंकि मैं आपको बता था पिछले बार है ना, ये बच्चे मॉड्यूल खोलते फिर, और मॉड्यूल खोल के बोलते सर ये तो तुमने अलग इच दिया। अरे बावले, मैंने उल्टा करके दिया उसको। अब बताओ पिछले 10 में से कोई 9 साल, बाप रे ऐसा करना, ये बहुत तकलीफ वाली बात है। उससे अच्छा सीधा बोल दो ना, 10 में से कोई भी 2 साल में आप रेसिडेंट हो तो ROR हो, एंड पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा हो तो आप ROR। दोनों की दोनों करो। अब देखो सुनो मेरी बात, जब अपन ये कंडीशंस लगाएंगे ना, कौन सी वाली? अपनी वाली। तो मेरे को पता है ROR बनने के लिए आपको दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती। दोनों में से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो आप RNOR हो गए, बराबर। अब पहली जो कंडीशन है ना कि पिछले 10 साल में से 2 साल नॉन रेसिडेंट है, यहां पे मेरे को बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ती। बेसिक कंडीशन 2 है। पहली, लास्ट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है 182 डेज में नहीं है तो फिर हमको दूसरी कंडीशन भी चेक करना पड़ता, ये बहुत लफड़े का काम है। तो मैं क्या करवाता हूं, बच्चों को बोलता हूं देख एक काम कर, तो ये पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन पहले चेक कर कि भैया पिछले 7 साल में वो 730 दिन के ऊपर इंडिया में है क्या। अगर कोई आदमी पिछले 10 में से 2 साल रेसिडेंट है तो वो ROR रह सकता, बट कंडीशन क्या है? दोनों की दोनों एक साथ सेटिस्फाई करनी पड़ती। आपने बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कर लिया, पिछले 10 सालों का उसका रेसिडेंट है कि नहीं है निकाल लिया, और पता चला आपको कि वो 2 साल में हाँ रेसिडेंट, आप खुश हो गए, यस पहली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप दूसरी एडिशनल कंडीशन लगा रहे, आपने क्या किया? खटखट कैलकुलेटर निकाला, पिछले 7 सालों का उसका टाइम निकला, देखा इंडिया में कितना था, आपको पता चला 700 दिन था। आप बोले शिट, ROR नहीं है ये। क्यों? क्योंकि उसने सेकंड बेसिक कंडीशन, सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। आपका दिल दुखा, बोले इतना लंबा मैंने कैलकुलेशन किया पहली कंडीशन का, दूसरी कंडीशन में कैलकुलेटर उठाया, ठक 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 लिया, अन किया तो पता चला 600 ही दिन था या 700 ही दिन था इंडिया में। इससे अच्छा पहले एक काम करो, पहले ये चेक करो कि वो पिछले 7 साल में है कि नहीं है। अगर यहां पे हो गया, अगर 700 के ऊपर रहा तो फिर करते ना फर्स्ट, पर करते। बट अगर इनकेस वो पिछले 7 साल में 730 डेज से कम है इंडिया में, मतलब क्या है? वो सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता,
और कोई आदमी ने एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो वो RNOR हो जाता। तो फिर पहला एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सेटिस्फाई कर भी लिया तो क्या उखाड़ लेंगे ना, क्योंकि उसने दूसरी नहीं किया है। आर यू गेटिंग? तो पहले क्या करेंगे, पहले आप ये चेक करना, ये पहले चेक करना, ये बाद में चेक करना। सर फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं दिया? ये सारी चीजें चार्ट बुक में ऐसी की ऐसी दी जाती है जैसे एग्जाम के वक्त पढ़ना है, बट ये कंसेप्चुअल बुक है, बहुत सारे बच्चे इसको रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा इज्जत से देना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो चलो चलो, तीसरा पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, ये भी अमेंडमेंट है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हाँ, ये कौन सा है? वो अमेंडमेंट वाला, इसमें भी अमेंडमेंट है। अच्छा, ये जो ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है ना आपको, ये अमेंडमेंट रहती है, ठीक है ना। ये देखो, वो सेकंड वाले का फॉन्ट थर्ड वाले का फॉन्ट अलग है। क्यों? ये थर्ड वाले का फॉन्ट ऐसा है, ये माली फॉन्ट है, और ग्रीन कलर है, मतलब ये अमेंडमेंट बेस्ड है। क्लियर है क्या? आपको दिख जाएगा बुक के अंदर चक चक कहां पे अमेंडमेंट बक्के से। इंडिविजुअल और सॉरी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन having total taxable income greater than 15 lakh during previous year other than income from foreign source stays in India during previous year for greater than 120 days but less than 182 days। तो ये बोलते हैं कि भैया वो नॉन रेसिडेंट रहे, RNOR रहेगा। ये बात यहां पे लिखवाई है। मतलब क्या है? अगर कोई आदमी 119 दिन है तो वो कौन है? अरे यार बोलो बे, कान के नीचे मारूंगा, मैंने तभी बताया था नॉन रेजिडेंट है। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। ये हाँ, ये देखो, जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अरे जिसकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख से कम है, ये तो नॉर्मल है, इसको तो गिनते भी नहीं अपन बात कर रहे हैं जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। ये 119 दिन तक रहा तो नॉन रेसिडेंट, 182 डेज से ज्यादा रहा ऊपर तो रेसिडेंट है। खत्म, पहली बेसिक कंडीशन में फंस गया। बट सर व्हाट अबाउट 120 डेज से लेके 182 डेज तक रहा तो देखो ग्रेटर देन, अरे बाप रे, 119 डेज नॉन रेसिडेंट है, 182 डेज क्या है? रेसिडेंट है। 120 से लेके तो 181 तक रहा तो है तो रेसिडेंट, बट RNOR रहेगा। बट कौन रहेगा? RNOR। ये लिखा है डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 618 वुड बी ऑलवेज RNOR, ठीक है ना। ये जो पीसी एनालिसिस का स्पेस है यहां पे लिख देना। अब सुनो बात मेरी, एक लास्ट पॉइंट है, ये पढ़ा रहा हूं बाद में, या चलो ठीक है एक और बात बता देता हूं। ये पढ़ लिया या ठीक है यहां तक? अब ये सर इतना क्यों स्ट्रेस है RNOR बनने पे? मतलब क्या क्या तीर मार लिया इन्होंने? रुक जाओ बताता हूं, ठीक है ना। एक पॉइंट है आगे का, वो बता देता हूं। मीनिंग ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मीनिंग ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अपन ने देखा था ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन, क्या फर्क है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जो आदमी खुद पर्सन हिमसेल्फ, या उसके पेरेंट्स मम्मी पापा, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी या नाना नानी, दोनों। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। मैटरनल मतलब नाना नानी, मैटरनल मतलब मम्मी के, पैटर्नल मतलब पापा के पोटे। अरे मैटरनल मतलब मम्मी वाले, पैटर्नल मतलब पप्पा वाले। मम्मी वालों को बोलते नाना नानी, पप्पा वालों को बोलते दादा दादी, ठीक है ना। और अगर तुम मराठी लोग हो तो दोनों में आजोबा आजी, ठीक है। हाँ, वेयर बॉर्न इन, सुनो कहां पे? अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब इंडिया बिफोर 1947। अगर आप खुद, अरे सुनो, अगर आप खुद, आपके दादा दादी नहीं, आप खुद असेसी के मम्मी पापा, असेसी के दादा दादी नाना नानी कहां पैदा हुए थे? अनडिवाइडेड इंडिया में। क्या लिखा है? अनडिवाइडेड इंडिया में। डिवाइडेड इंडिया में नहीं लिखा है। मतलब कोई आदमी अगर 1950 में इंडिया में पैदा हुआ है, दिल्ली में, तो क्या ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा? नो, नो लिखा है मैंने, लिख लेना।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। कंटिन्यू स्टे इन इंडिया की जरूरत है क्या? नो। अरे भैया 10 दिन आओ जाओ कोई जरूरत नहीं। डेट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, जिस दिन आए जिस दिन जा रहे हो वो इंडिया में माना जाता है फॉर काउंटिंग डेज इन इंडिया। और तीसरा याद रखना, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग चीज है और सिटीजनशिप अलग चीज है। आप दो देश के रेसिडेंट हो सकते हो बट आप सिटीजन सिर्फ एक ही देश के रहते हो। हाँ, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, नहीं वीडियो स्टक नहीं हुआ, आपका इंटरनेट कम हो गया। अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आपको चाहिए कि मेरे को अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। आपको अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है, ठीक है। और इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा कंट्री में आप इंडिविजुअल रेसिडेंट हो सकते हो बट ही कैन बी सिटीजन इन ओनली वन कंट्री। सिटीजन सिर्फ एक कंट्री के हो सकते, दो देशों के आप सिटीजन नहीं हो सकते। हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस या रेसिडेंट आप हो सकते हो। याद रखना रेसिडेंशियल स्टेटस हैज नथिंग टू डू विथ योर सिटीजनशिप अनलेस एंड अनटिल कहीं स्पेसिफिकली बोला है इंडियन सिटीजन। क्लियर है क्या? अच्छा, ठीक है। एक बात अब देख लो, सुन लो बात। अब पढ़ा रहा हूं मैं आपको आगे का, ये इसको कर रहा हूं मैं स्किप। ये सारे क्वेश्चंस आप करने वाले हो घर पे आज। ये डायरेक्टली क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7 बाद में करना। ये 11 तक करने वाले हो, 12 तक, 13 तक घर पे होमवर्क है आपको, ठीक है। अच्छा देखो, स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे आ जाओ। चैप्टर 2B वो बाद में बढ़ाता हूं, पहले आप ये समझ लो। चैप्टर 2B स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंशियल, बेटा सुन रहे क्या? अबे जिंदा हो? हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्सेबिलिटी ऑफ टोटल डिपेंड, रेसिडेंशियल स्टेटस, प्लेस ऑफ अक्रूवल, पॉइंट ऑफ, ठीक है। ये एक काम करो, इसको लो भक्का भक्का काट दो, ऐसे कोई काम का नहीं है। टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड सम टर्म्स। इंडियन इनकम मतलब क्या होता है? सर इंडियन इनकम मतलब वो इनकम जो आइदर रिसीव्ड इन इंडिया है, इनकम विच इज रिसीव्ड, और कभी कभी ऐसा होता है इंडिया में रिसीव होती नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है रिसीव नहीं होती है बट हम मानते हैं रिसीव हुई है। देखो, रिसीव होना मतलब एक तो एक्चुअल में रिसीव होना, या फिर हमने मान लिया, लॉ में लिखा है स्पेसिफिकली कि हम मानते हैं कि ये इंडिया में रिसीव है, तो वो भी आता। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या अक्रूड इन इंडिया और डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। मतलब क्या है? आइदर रिसीव्ड इन इंडिया है और अक्रूड है इंडिया में, रिसीव्ड इन इंडिया है या अक्रूड इन इंडिया है, दोनों में से कुछ भी, एनी वन थिंग इज इन इंडिया। क्या बोल रहा है भैया? एनी वन थिंग, दोनों में से कुछ भी इंडिया में, रिसीव्ड इंडिया में है या फिर अक्रूड इंडिया में है। चाहे रिसीव्ड इंडिया में हो, अक्रूड इंडिया में हो, दोनों में से एक भी इंडिया में है तो आप इंडियन इनकम हो, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, कोई इनकम है जो रिसीव्ड है इंडिया में, क्या वो इंडियन इनकम है? जी हाँ। अक्रूड इंडिया में है, क्या वो इंडियन इनकम है? हाँ। अच्छा अब मेरे को बताओ, रिसीव्ड है इंडिया में, अक्रूड है इंडिया में नहीं है, क्या ये इंडियन इनकम है? इंडियन है भैया। दूसरा, रिसीव्ड इंडिया के बाहर है, रिसीव्ड नहीं है इंडिया में, अक्रूड है इंडिया में, कौन सी इनकम है? इंडियन इनकम है, आपका कहना मान लेते। तीसरा, रिसीव्ड इंडिया में है, अक्रूड भी इंडिया में है, इंडियन इनकम। सर ये तो पेट भर के दोनों हाथ से इंडियन इनकम, मतलब हर इनकम इंडियन है, रिसीव्ड बाहर है, अक्रूड भी बाहर है, ये कौन सी है? सर ये इंडियन नहीं है, ये है सर फॉरेन।
फॉरेन इनकम। इसका मतलब क्या, फॉरेन इनकम वो इनकम है जो अक्रूड भी इंडिया के बाहर हो रही है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है। बस ना, इंडियन से आप रिसीव का समझ लिए भैया। अच्छा, इनकम विच इज नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया नॉर अक्रूड इन इंडिया, बराबर। अब सर क्यों 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 इतना क्यों माहौल कर रहे हो तुम, क्यों इतने बार बता रहे हैं? तो अपन पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये मैं पढ़ा रहा था आपको भी, ठीक है ना। इंडिविजुअल एचएफ का पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ इनकम, टैक्स ट्रीटमेंट, आरओआर के लिए क्या होता, आरएनओआर के लिए क्या होता, नॉन रेसिडेंट के लिए क्या होता, ठीक है। इंडियन इनकम, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में डायलॉग मारा था। इंडियन इनकम देखो भैया, तुम कोई भी हो, तुम कौन हो, सुनो मेरे साथ बोलो, तुम कोई भी हो, तुम इंडिया में रहने वाले हो, तुम इंडिया के बाहर रहने वाले हो, तुम आसमान में रहने वाले हो, तुम जमीन में रहने वाले हो, तुम जमीन के अंदर धस के रहो, इंडियन इनकम है। इंडिया में पैसे कमाए ना, सबको टैक्स लगता है, आरओआर हो, आरएनओआर हो, नॉन रेसिडेंट हो। या देखो, दिमाग में 5 बार बोलना, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, इंडियन इनकम। सर तुम पागल जैसे मत करो, अरे भैया पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस इस पे अटके हुआ है, बाद में बच्चे कंफ्यूज होते। इसको आरओआर रहा टैक्सेबल, आरएनओआर टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल। तो ये सर आरओआर बनना चाहते हो, आरएनओआर बनना चाहते हो, ये नॉन रेसिडेंट बनना चाहते हो, ये काहे के लिए लड़ाई है? ये लड़ाई है फॉरेन इनकम के लिए। देखो, इंडिया में आओ, एक सेकंड, किधर जा रहे? इंडिया में आओ, पैसे कमाओ, या फिर मतलब वो पैसे अक्रू का, इंडिया में पैसे कमाए मतलब इंडिया में अक्रू हो गए, या फिर इंडिया में तुम्हारे पैसे रिसीव हुए तुमको, भैया टैक्स भरो। कोई भी हो तुम, कोई भी हो तुम, आरओआर हो टैक्सेबल है, आरएनओआर हो टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट हो टैक्सेबल है, बात खत्म। फॉरेन इनकम, सारी लड़ाई है फॉरेन इनकम की, सारी लड़ाई है फॉरेन इनकम की। ये जो आरओआर बनना चाहते हो कि आरएनओआर बनना चाहते हो, ये जो लड़ाई है ना, काहे के लिए? फॉरेन। जो बेचारा इंडिया का आरओआर है, देखो फॉरेन इनकम मतलब बाहर कमाई हुई इनकम। वो जो डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला था साउथ अफ्रीका के साथ, बताओ क्या हम यहां से जाके, मोदी जी अपने ऑस्ट्रेलिया में कोई आदमी पैसे कमा रहा, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, क्या हम उससे टैक्स ले सकते? फॉरेन इनकम नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं रहती, याद रखना। फॉरेन इनकम नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं रहती। फॉरेन इनकम बाहर की, आदमी भी नॉन रेसिडेंट, उसको टैक्स नहीं लगा सकता, बराबर। आओ, बट अगर आदमी आरओआर है, आरओआर है, आप आरओआर हो तो आप कहीं पे भी जाके पैसे कमाओ। मैंने आपको 2 डायलॉग बोले थे, पहला इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, और दूसरा अपना आदमी जो इंडिया का आदमी है वो कहीं पे भी जाके पैसे कमाए उसको टैक्स लगेगा, फॉरेन इनकम भी उसको टैक्सेबल रहती है। क्लियर है क्या? अब आरएनओआर, हाँ नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, रेसिडेंट है, रेसिडेंशियल स्टेटस, आप रेसिडेंट हो, आप नॉन रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट, ठीक है। इंडियन इनकम, इसको टैक्स भैया, सबको टैक्स। फॉरेन इनकम इसको तो लगा ही नहीं सकते, हाँ इसको तो लगा ही नहीं सकते। फिर ये जो रेसिडेंट है ना, यहाँ पे 2 लोग होते हैं, एक होता है आरओआर और दूसरा होता है आरएनओआर। तो आरओआर को तो भैया लगेंगे, बट आरएनओआर को सिर्फ 2 फॉरेन इनकम पे टैक्स लगता, ओनली 2 फॉरेन इनकम पे, ओनली 2 फॉरेन इनकम पे टैक्स लगता। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? आरएनओआर को सिर्फ 2 फॉरेन इनकम पे टैक्स लगता। क्यों मालूम है क्या? क्यों मालूम है क्या? क्योंकि इनका वास्ता है इंडिया से। काय का वास्ता है? ये जो 2 फॉरेन इनकम है ना, ये जो 2 फॉरेन इनकम है ना, ये आरएनओआर को टैक्सेबल होती है। क्यों? क्योंकि इनका वास्ता है इंडिया से।
अब वास्ता कौन से सेंस में, कौन सी दो फॉरेन इनकम है सर जिनका इंडिया से वास्ता है? मैं आपको बोल रहा हूं, देखो एक्चुअल में है तो ये फॉरेन इनकम, बट हम इनको फॉरेन इनकम मानते ही नहीं। पहला, ओनली 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन इनकम आर टैक्सेबल, अदर फॉरेन इनकम्स आर नॉट टैक्सेबल। कौन सी दो फॉरेन इनकम है? फॉलोइंग फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ RNOR। पहला, बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, ठीक है ना, बिजनेस इनकम। बिजनेस का है, अबे ये कौन सी इनकम की बात कर रहा हूं? फॉरेन की। मतलब बिजनेस कहां होगा? बिजनेस है फॉरेन में, बिजनेस है फॉरेन में, इनकम रिसीव भी फॉरेन में हो रही है। बिजनेस इंडिया, बिजनेस फॉरेन में है मतलब इनकम अक्रू बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, तभी तो फॉरेन इनकम है ना बे। बिजनेस इंडिया में है मतलब इंडियन इनकम हो गई ना, और इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल है, ये फॉरेन इनकम है। ये बिजनेस कहां है? बिजनेस इनकम, बिजनेस विच इज आउटसाइड इंडिया, विच इज कंट्रोल्ड होलली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। देखो बिजनेस है तो बाहर, इनकम मिल तो बाहर रही है, बट बिजनेस कंट्रोल्ड कहां से? इंडिया से। मतलब क्या है? ये धंधे का, ये जो फॉरेन इनकम है उसका वास्ता, उसकी जड़ें इंडिया में है, आओ कि नहीं? वास्ते। दूसरा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। प्रोफेशन जो इंडिया में हमने सेट किया था, इनकम बाहर हो रही है, इनकम कहां हो रही है? बाहर हो रही है, बट प्रोफेशन कहां सेट किया था? इंडिया में। जैसे मान के चलो, अभी यहां आपको पढ़ा रहा, मैंने प्रोफेशन सेटअप किया है, मेरा प्रोफेशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं दुबई में किसी एक क्लाइंट के पास में गया केस लड़ने, उसकी टैक्स रिप्रेजेंटेशन था उसका, ठीक है ना। उसने मेरे को फीस दिया, पैसे कहां मिले? पैसे कहां मिले? दुबई में। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सर्विसेज कहां दी मैंने? मतलब अक्रू कहां हुए? आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया। ये इनकम कौन सी है? फॉरेन इनकम। और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं इंडिया में रहता ही नहीं, 40-50 दिन इंडिया में रहता बस। मतलब मैं हो गया, नहीं 40-50 दिन नहीं रहता, 100 दिन रहता इंडिया में, मान लो यार। 140 दिन रहता इंडिया में, 150 दिन इंडिया में रहता यार, मान लो। RNOR हूं मैं। कौन हूं? RNOR। प्रोफेशन, मैंने सर्विसेज कहा दी इंडिया के बाहर, पैसे मिले इंडिया के बाहर, है फॉरेन इनकम, बट मेरा वास्ता तो इंडिया में। ये प्रोफेशन जो है ना, ये मैंने शुरू कहा गया था इंडिया में। बोले वास्ता है ना तेरा, हाउ? तो ये दोनों इनकम चाहे फॉरेन हो, पहला बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जो बिजनेस आउटसाइड इंडिया है बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। और दूसरा प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, जब तुमने शुरू किया था ना वो इंडिया में किया था। अब वो प्रोफेशन की सर्विसेज, जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो आप, वो इंडिया के बाहर दे रहे हो, बट सेटअप कहां किया था? इंडिया में। तो ये इसका मतलब क्या है? दोनों के रूट्स इंडिया में। प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया होना, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं होना बेटा, क्योंकि प्रोफेशन इंडिया में कंट्रोल नहीं कर सकते, सेटअप करना पड़ता, ठीक है ना। Above two incomes must be included in total income of RNOR even if they accrue or arise outside India। बराबर है, मालूम है ना, इंडिया के बाहर अक्रू है तभी तो उनको फॉरेन इनकम बोला है भैया। अब देखो इसके अलावा कोई और फॉरेन इनकम, सैलरी है, रेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इज टैक्सेबल टू RNOR। नो अदर फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल टू RNOR। मतलब क्या है? इसके अलावा और कोई फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। अब एक आधा मेंटल क्या बोलता? इज टैक्सेबल टू RNOR। अरे भैया यहाँ पे नो लिखा है, या फिर अरे समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? या फिर इसको अगर किसी को ऐसा दिक्कत है लॉ समझने में, तो यहां पे लिखो, यहां नो काट देना, अदर फॉरेन इनकम्स आर इज नॉट टैक्सेबल कर देना, इज नॉट टैक्सेबल कर देना, ठीक है ना। और एक बात बताओ क्या आपको मजे वाली, कौन सी दो फॉरेन इनकम थी जिसके वास्ते थे इंडिया में? बताओ मेरे को। बिजनेस कंट्रोल, ए नलायक, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होता है बेटा वो, और दूसरा होता है सर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये दोनों की इनकम इवन इफ फॉरेन इनकम रही, बट हम इस पे RNOR को टैक्स लगाएंगे। RNOR इवन इफ टैक्सेबल टू RNOR even if it is foreign income। बराबर? Yes sir.
क्यों 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 क्यों? क्योंकि इसका वास्ता, इसके जो रूट्स है वो इंडिया से। मैं तो आपको बोलता हूं सर, इसका वास्ता नहीं, हमारे लिए तो ये फॉरेन इनकम है ही नहीं, हमारे लिए तो ये फॉरेन इनकम है ही नहीं। और इसीलिए देखो इन दोनों को, क्या आपने इनको कहीं पढ़ा है एक्सेप्शन में? अरे अभी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स, नीचे दिखा था मीनिंग ऑफ फॉरेन सोर्स, इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एक्सेप्ट पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इनकम ऑफ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और दूसरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इसको फॉरेन इनकम नहीं मानते हम, और इसीलिए आरएनओआर को भी टैक्सेबल है। समझ रहे हो बात को? अरे गहराई देखो, गहराई कहां से कैसे जोड़ डाला। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, ऐसा खुश हो गया आज का ये लेक्चर लेके मैं जिंदगी में। अब तुमको मजा ही क्या पता नहीं। अब देखो बाकी गरीब लोग इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा क्या हो गए सर? ये इंडियन इनकम दोनों को टैक्सेबल। अरे भैया इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा जो रहते फर्म वर्म लोग रहते वो क्या? इंडियन इनकम, इनको भी टैक्सेबल, इनको भी टैक्सेबल। फॉरेन इनकम रेसिडेंट को टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट को नॉट टैक्सेबल। ठीक है, पीसी नोट इंडियन इनकम टैक्सेबल टू एवरीवन, आरओआर को हर इनकम पे टैक्स लगता। ठीक है ना, ये क्लैरिफिकेशन है, कल बताऊंगा, ये क्लैरिफिकेशन है कल बताऊंगा। अरे क्लियर है क्या तुमको? क्लियर है क्या? बहुत क्लियर है। ये देखो यहां पे लिखा था, यहां पे ये देखो यहां लिखा था, ये देखो ये इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर अक्रू अराइज हो रही है, विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, हमने माना भी नहीं उसको इंडिया में अक्रू होना, एक्सेप्ट ये दो चीजें, ये फॉरेन सोर्स में नहीं माना जाता। और यहां याद रखना ये जो दो इनकम है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यहां से जो दो इनकम आती है ना, यही वो दो इनकम है जो आरएनओआर को टैक्सेबल है, बराबर। और जब आप ये आदमी की, अभी तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे या एग्जीक्यूटिव लेवल पे आएगा नहीं, बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, तब तक अगर ये लॉ रहा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है रहेगा, बहुत इस पे बहुत खिलाफ चल रहे लोग। ठीक है सर आपकी ओनली वॉइस आ रही है, वीडियो नहीं हो रही है, पॉसिबल नहीं है। स्टक हो गई। अब देखो, अब ठीक है। हाँ सर। हाँ तो देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ आरएनओआर ये 15 लाख रुपए, अगर आप आरएनओआर का देखोगे ना, तो वो क्या बोला था, जिसकी इनकम टोटल इनकम मतलब कौन सी सर? ऑब्वियसली टैक्सेबल वाली, एग्जम्प्ट इनकम नहीं लेना है इसमें। अब ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम बोला है ना मैंने आपको, ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम स्पेसिफिकली लिख दिया ना, आप 100 जगह देख लो, जहां देख लो, किसी बुक के अंदर या ये स्पेसिफिकली लिखा नहीं होगा टैक्सेबल इनकम। और सर अगर टैक्सेबल इनकम लिखा नहीं है तो फिर अभी तो हमको पता है, अब तुमको स्पेसिफिकली लिख के दिया मैंने टैक्सेबल इनकम, इसलिए तुमको याद है नहीं, तो आगे चल के जब आप एग्जाम पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा ये टोटल इनकम मतलब इसमें एग्जाम्प्ट वाली भी आई हुई है क्या? कल भी आई। क्योंकि टोटल इनकम मतलब पूरी मिला के, उसमें से कुछ पे एग्जाम्पशन मिलता, कुछ पे टैक्स लगता, तो नहीं, सिर्फ टैक्सेबल इनकम लेनी है। अगर आपकी ग्रेटर देन 15 लाख रुपए, कौन सी इनकम? अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्स, बराबर, फॉरेन सोर्स के अलावा। और जब हमने ये फॉरेन सोर्स का मीनिंग पढ़ा तो वहां पे क्या बोलते हैं, फॉरेन सोर्स में क्या बोला इन्होंने? अक्रू रिसीव आउटसाइड इंडिया। अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड की बात नहीं किया वहां पे, क्योंकि बता दो बाद में, वो जान दो, छोड़ दो। अक्रूड आउटसाइड इंडिया या फिर नॉट डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। अरे हो ना यार, यस सर। देखो क्या हो सकता, इनकम इंडिया के बाहर अक्रू होना, एंड आपने इंडिया में अक्रू हुई ये मानना भी नहीं चाहिए, आपने इंडिया में अक्रू हुई ये मानना भी नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? अब सुनो, वहां जब फॉरेन सोर्स पढ़ रहा था ना, मैं जब आपको फॉरेन सोर्स बता रहा था, तो फॉरेन सोर्स में लिखा था, क्या लिखा था, एक और चीज लिखी थी, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और दूसरा
इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो ये दो जो इनकम है ना, ये फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं रहती। मतलब जब मैं 15 लाख के ऊपर इनकम है या नहीं है, ये जब मैं कैलकुलेट करता रहूंगा तो ये जो दो सोर्सेस है, कौन से, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ये दो सोर्सेस की इनकम को इंक्लूड करना है मेरे को। क्योंकि वहां जो लिखा था ना कि भैया ब्रैकेट में अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब फॉरेन सोर्स की इनकम को नहीं इंक्लूड करना है। मतलब फॉरेन सोर्स की इनकम के अलावा जो दूसरी इनकम है, मतलब इंडियन सोर्स की इनकम है, वो 15 लाख से ज्यादा होना, बराबर। और जब फॉरेन सोर्स पढ़ रहा था मैं, तो फॉरेन सोर्स में क्या था कि भैया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया और इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया फॉरेन सोर्स में नहीं आता। और हमको ओरिजिनल लॉ में बोला था फॉरेन सोर्स को एक्सक्लूड करो, और फॉरेन सोर्स में बोला ये दो चीजें नहीं आती, मतलब ये दो चीजों को इंक्लूड करना है। समझ गए क्या? ठीक है, एक रूल है, एक क्वेश्चन है, वो मिस्टर आनंद वाला, अगर आपसे बन लिया तो कर लेना, नहीं तो ठीक है, चलो छोड़ो, जान दो, वो रहने दो। एक आनंद वाला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है मेरे को पता नहीं, वो क्वेश्चन रहने देना, बाकी बचा हुआ आप सॉल्व कर लेना आज। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, बताता हूं मैं आपको। वो रूल 126 है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 6 मिस्टर आनंद वाला, वो मत पढ़ना, उसके अलावा पढ़ लेना बाकी। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए रुकते हैं। और ये आज का लेक्चर एक समझ लो 1 घंटे में 8:30 तक पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे आ जाएगा, जो आपके कोर्स है ना उसके अंदर आ जाएगा, और ये फ्री रहेगा। इसको 2 बार देखना आराम से, क्लियर है? नहीं तो मैं एक काम करता हूं, इसको यूट्यूब पे डाल देता हूं, उसको आप आराम से बढ़िया से 2 बार देख लेना, क्लियर है? ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। क्लास कल 8 बजे होगी। एक सेकंड, कल नहीं, TBCL ठीक।